एंड सर जो ये न्यूट्रिशन है लाइक आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें चलती हैं न्यूट्रिशन के लिए कि ये सही है या ये सही है। तो सर ऐसी कौन सी मिथ्स हैं जो हमारी जो जनता है पब्लिक है उनको कंफ्यूज कर रही है अबाउट द फिटनेस। आज आजकल सब इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है। हम्म। तो काफ़ी लोग प्रोडक्ट्स को इंडोर्स कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दिया जा रहा है एंड दे आर पुशिंग प्रोडक्ट्स व्हिच आर नॉट प्रॉपर्ली टेस्टेड। रिसेंटली जो FSSAI है इन्होंने एक रूल अनाउंस किया है लाइक ORS बैन किया हाँ जी। है। सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डज मीन ORS बैन? ORS is something that is formulated by WHO। शुगर। मिठाई एक मिठाई खाने जाओगे आपका कंजम्पशन शुगर का बहुत बढ़ेगा। सो दैट्स वाई शुगर इज अ तो ये लॉन्ग रन का लाइक अल्ट्रा, इसके लिए आपने अपना ट्रेनिंग प्लान किस तरीके से बनाया? मतलब आपका जो वीकली ट्रेनिंग प्लान था वो किस तरीके से, लाइक 7 to 7 के लिए कितने किलोमीटर आप वीकली प्लान करते थे? देखिए टारगेट ये होता है कि जो वीकली आपका माइलेज होगा इट विल कम क्लोज टू जितना आप रन कर पाए। रनिंग में उनके लिए आपका क्या मैसेज है और क्या मिस्टेक्स हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए? डोंट ओवरडू इट, start slow, follow a plan which can actually make you successful, meaning slow and steady always wins the race in this particular scenario, because this is a long journey. Marathon is a long journey, right? कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गेस्ट के साथ जिनके लिए फिटनेस एक रूटीन नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। सो वेलकम टू गोला टॉक्स। मैं डॉक्टर ज्योति और आज हमारे साथ है मिस्टर प्रदीप विश्वास जो एक सर्टिफाइड फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट एंड मैराथन रनर्स हैं। वेलकम टू द शो सर। Thank you for having me. Yes, every strong body has a strong mindset and a strong story. So, sir, how did you start your fitness journey? Like, it's a like pre-planned or ये naturally evolve हुई है over the time? नेचुरली इवॉल्व हुई है एक्चुअली। मैं ऑन एंड ऑफ फिटनेस वगैरह जैसे जिम हो गया या फिर ट्रेडमिल रनिंग, ये मैं पहले ऑन ऑफ करता था। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि देन वी हैड कोविड। कोविड पे बिकॉज एवरीबडी वॉज वर्किंग फ्रॉम होम वी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम। तो उसकी वजह से मैंने उससे पहले भी मैंने रनिंग स्टार्ट की थी, फिर मैं इंजर्ड हो जाता था तो फिर मैं उसको छोड़ देता था। तो उसके बाद मैंने साइकिलिंग शुरू की। तो मेरा साइकिलिंग काफ़ी रेगुलर हो गया कोविड के टाइम पे। तो जब साइकिलिंग रेगुलर हो गया तो थोड़ा एक रूटीन सा बन गया, देन इट बिकेम अ हैबिट कि बाहर जाके कुछ करना है। तो मैंने वापस से रनिंग को स्टार्ट किया। तो रनिंग को स्टार्ट करके फिर मैंने ग्रुप ज्वाइन किया। तो ग्रुप ज्वाइन करने से एक रूटीन बन गया, मतलब कि इट वाज बिकमिंग हैबिट कि हाँ सुबह उठना है आपको। संडे को साइकिलिंग में भी यही होता था, लेकिन बिकॉज ग्रुप में रन करने की वजह से एक हैबिट सा बन गया, लोगों से मिलना, सोशलाइज करना। तो इसलिए वो फिटनेस देन इट बिकेम अ रेगुलर रेगुलर। फिनोमिनन। ओके एंड सर जो ये न्यूट्रिशन है लाइक आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें चलती हैं न्यूट्रिशन के लिए कि ये सही है या ये सही नहीं है। तो सर ऐसी कौन सी मिथ्स हैं जो हमारी जो जनता है पब्लिक है उनको कंफ्यूज कर रही है अबाउट फूड और फिटनेस? ऐसी कौन कौन सी मिथ्स आजकल चल रही हैं? देखिए आज आजकल सब इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है। तो काफ़ी लोग प्रोडक्ट्स को इंडोर्स कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दिया जा रहा है एंड दे आर पुशिंग प्रोडक्ट्स विच आर नॉट प्रॉपर्ली टेस्टेड इन द मार्केट। एग्जैक्टली। तो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उसको प्रॉपरली या तो आप कंसल्ट करके किसी से लीजिए, प्रॉपर किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए, या फिर उनके इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपरली चेक कीजिए, उसके बाद लीजिए। इन्फ्लुएंसर्स बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर्स अच्छे भी होते हैं, बट क्या परसेंटेज होगा जो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं या फिर जस्ट टू अट्रैक्ट सोशल अटेंशन कर रहे हैं, ये इसमें आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा एंड बेसिस ऑन दैट यू शुड कंज्यूम दैट प्रोडक्ट। सर रिसेंटली जो FSSAI है इन्होंने एक रूल अनाउंस किया है लाइक ORS बैन किया हाँ जी, हाँ इन्होंने। जी, हाँ। सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डज मीन ORS बैन? अच्छा, देखिए ORS की एक हिस्ट्री है। इट स्टार्टेड समवेयर अराउंड 1960 या 80s में था, जब ORS
WHO ने एक ORS स्टैंड्स फॉर ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्ट्स, ओके। ये स्टार्ट किया था इन्होंने अफ्रीका में। डायरिया की जो पेंडेमिक हो रही थी उसकी वजह से जो हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों में, पहले क्या है ड्रिप से चढ़ता था एंड ड्रिप वाज नॉट मतलब ऑलवेज पॉसिबल इन रूरल एरियाज एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने एक फार्मूला डिज़ाइन किया जो आप ओरली ले सकते हो उस सेम ओके। चीज़ को। फिर इसका एक्सटेंसिव टेस्ट हुआ जब बांग्लादेश और कोलकाता के एडजॉइनिंग एरियाज में कॉलेरा हुआ, उसमें बहुत एक्सटेंसिव टेस्टिंग हुआ थ्रू WHO एंड इट बिकेम हाईली सक्सेसफुल। ओके। तो ORS इज समथिंग दैट इज फॉर्मुलेटेड बाय WHO। ओके। अब उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को यूज़ करके काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे मार्केट में निकल गए जो ORS के स्पेसिफिक फार्मूलाज को फॉलो नहीं करते थे। ओके। सो इसीलिए क्या हुआ कि एक लेडी ने इस क्रूसेड को स्टार्ट किया। शी फाइल्ड अ कंप्लेन एंड इट वेंट ऑन फॉर ऑलमोस्ट 7 to 8 years बिफोर इट गॉट रिकग्नाइज्ड कि हाँ इसमें कुछ करना चाहिए। तो देन फाइनली शी वन द केस एंड FSI से आई हैड टू बैन द यूसेज ऑफ वर्ड ORS अनलेस इट इज़ यूटिलाइज्ड बाई, मतलब जैसे आप WHO का अगर फार्मूला नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप ORS का नाम यूज़ नहीं यूज़ कर नहीं सकते। कर सकते। एंड सर, लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिहाइड्रेशन और ORS? लाइक जब हम रनिंग या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं तो इन दोनों में कैसे हम कंफ्यूजन दूर करें कि ये रिहाइड्रेशन के लिए ये ड्रिंक सही है या फिर ORS लें? देखिए हमें दो चीज़ों को सेपरेट करना पड़ेगा, रनिंग वर्सेस ORS। ORS इज़ मेंट फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न। ओके। इट इज़ यूज्ड फॉर मेडिकल कंडीशंस। मेडिकल मेडिकल कंडीशंस जैसे किसी को अगर सीवियर डायरिया हो गया या कॉलेरा की वजह से बॉडी में जो सॉल्ट्स एंड पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स की उसकी कमी हो गई है, उसको रिप्लेनिश करने के लिए ORS का यूसेज होता है। ओके। उसका एक पर्टिकुलर फार्मूला है, उसमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ शुगर होता है, उसमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोडियम होता है, उसके स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पोटेशियम होता है। बट जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो जैसे जिम हो गया, रनिंग हो गई या स्विमिंग हो गई, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है इलेक्ट्रोलाइट की वो टोटली डिफरेंट होते हैं। उसके लिए आपको आपकी बॉडी कितना स्वेट लॉस कर रही है उसके बेसिस पे उसका डिसीजन होता है कि आपको कितना सोडियम बॉडी में चाहिए। और इलेक्ट्रोलाइट इज़ नॉट शुगर। ओके। इलेक्ट्रोलाइट्स में शुगर का कोई रोल नहीं है। ओके। बट डिहाइड्रेशन एंड ऑल दोज थिंग्स में शुगर का इसलिए रोल है बिकॉज जब आपको डायरिया होता है, डायरिया आपको पानी को रख नहीं पाता बॉडी में। कुछ आप खाओगे वो निकल निकल जाएगा। जाता है। दैट इज़ व्हाट द फिनोमिनन ऑफ या। डायरिया है। सॉल्ट क्या करता है, नहीं सॉरी, शुगर क्या करता है, शुगर सोडियम को एब्जॉर्ब करने का मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म। तो जब शुगर और सोडियम दोनों बॉडी में जाता है तो शुगर अलाउज द सोडियम टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, ओके। विच मीन्स डायरिया होने के बावजूद भी आपका जो शुगर और सोडियम है ये भी है। वो बॉडी में रिटेन करेगा, विच ओके। इज़ वाई दैट शुगर इज़ यूज। बट वेन यू आर रनिंग, वेन यू आर जिमिंग, यू डोंट नीड शुगर इन योर बॉडी बिकॉज मतलब शुगर कब आपको ज़रूरत होगी, जब आपका ग्लाइकोजन डिप्लीट हो चुका होगा, जब आप इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे आप स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। अगर आप स्लो रनिंग कर रहे हैं उसमें आपको शुगर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका मतलब आपको क्या ज़रूरत है, सोडियम की, पोटेशियम की, मैग्नीशियम की। दैट्स इट, दैट इज़ योर रिहाइड्रेशन। सर, तो जो ये FSSAI ने ये रूल अनाउंस किया है, तो क्या जो हम ये मैस को एक लार्जर स्केल पे एक मैसेज है, तो क्या ये हमारी ये मार्केटिंग जो कंपनीज हैं, क्या ये मिसलीडिंग करने के लिए मोस्टली बेवरेज और ड्रिंक्स में ORS को ऐड कर रही थी? देखिए एक पर्टिकुलर वर्ड जब रिकग्नाइज्ड होता है तो उसको सेल करना इजी हो जाता है। ORS वाज रिनाउंड वर्ल्ड नोन कि पता है कि इसको हाइड्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, बट किस लिए यूज़ करते हैं किसी ने वो चीज़ कभी नहीं वो, बताया। ये डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप ORS को यूज़ करो जब आपको डायरिया हुआ है या सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है। लेकिन कंपनीज ने उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को पिक किया, उन्होंने उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी एंड बहुत सारे ऐसे ब्रांड मार्केट में आ गए जो WHO से कंफर्म भी नहीं करते थे, उन्होंने ORS लिखना शुरू कर दिया लिखना शुरू कर दिया। बिकॉज ORS इज़ अ नोन कमोडिटी, तो लोग ORS का नाम सुन के ही ले लेंगे। ओके। दैट वाज द पर्पस। सर, अगर कोई लिसनर ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो उनको अगर कोई एनर्जी ड्रिंक लेना है तो उनको जो लेबल है उस पर मेनली क्या चेक करना होगा? देखिए एनर्जी ड्रिंक का एक पर्पस होता है, आप किस पर्पस के लिए ले रहे हैं।
प्राइमरीली अगर आपका पर्पस है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशमेंट इन द बॉडी, देन आपको इंग्रेडिएंट्स जो आपको चेक करना है वो प्राइमरीली चेक करना है उसमें सोडियम कितना है, उसमें मैग्नीशियम कितना है और उसमें पोटेशियम कितना है। ठीक है। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फार्मूला होता है जो नॉर्मली सारे एनर्जी ड्रिंक्स फॉलो करते हैं, बट द ओनली प्रॉब्लम विद ऑल दोज एनर्जी ड्रिंक्स इज हाई शुगर। तो आपको ये देखना है कि कितना शुगर कंटेंट है। as much as possible you need to avoid the amount of sugar that is there, because most of the energy drinks are very high on sugar and it's very sugary। तो उसका फ़ायदे कम फिर नुकसान ज़्यादा होगा। एंड सर ये रूल सिर्फ लाइक ये रिहाइड्रेशन ड्रिंक्स पर ही लागू होता है, या जो फूड हम यूज़ करते हैं मार्केट में हमारे डेली यूज़ में किए जाते हैं, क्या उन पे भी चेक करना ज़रूरी है लेबल्स जो भी हम खरीदते हैं? देखिए एफएसएसआई का गाइडेंस तो ये है कि आपको जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है उसको इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके। अब प्राइमरीली अब ये भी आने वाला है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी ये रूल लागू होने वाला है कि जब आप मेन्यू प्रिपेयर करेंगे तो मेन्यू में भी आपको इंग्रेडिएंट्स एंड कैलोरिक वैल्यू देना पड़ेगा। अच्छा। ये रूलिंग भी शायद आने वाली है जो मैंडेट करेगी रेस्टोरेंट्स को एटलीस्ट कैलोरीफिक वैल्यू आपको उसमें देना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर डिश में कितना कैलोरीज है, कितना वो है। बट डेफिनेटली जो पैकेज फूड होता है, पैकेज फूड में इंग्रेडिएंट लिस्टिंग इज़ मैंडेटरी। ओके। तो ये होता ये है कि बहुत फाइन प्रिंट में कुछ चीज़ों में लिखा होता है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से रीडेबल नहीं होता है, क्योंकि पैकेजिंग अगर बहुत छोटी है तो उसमें लिखने में भी टाइम लगेगा, मतलब उसमें जो प्रिंट में भी बहुत माइन्यूट होगा। तो काफ़ी लोग ये चीज़ देखते भी नहीं हैं। मतलब माई सजेशन टू एवरीवन इज़ कि अगर आप कोई पैकेज फूड खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली उसका इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिए। मोस्टली क्या होता है सब एक्सपायरी डेट ही देखते हैं, उसके अंदर Correct. क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या है उसका लेबल भी, ये सब कुछ चेक नहीं करते। हाँ तो वो सब भी चेक करने चाहिए। एग्जैक्टली। सर मार्केट में आजकल मल्टीग्रेन आटा और फाइबर्स, हाई फाइबर्स आटा, ये सब चीज़ इस तरीके की ब्रांड्स आ रही हैं जो आटे में मिक्स होकर आ रहे हैं, इस पर आप क्या अपना सजेशंस देंगे? लाइक ये कोई लाइक मार्केटिंग टेक्निक्स हैं या मतलब सही है हेल्थ के लिए? देखिए मल्टीग्रेन कंजम्पशन इज़ गुड फॉर हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल, विच इज़ व्हाट कंपनीज ने इस चीज़ को पिकअप किया है। और डेफिनेटली इट इज़ मार्केटिंग, इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग, क्योंकि अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बेच रही है तो वो अगर उसको हेल्थ सेगमेंट में बेच रही है तो उसको अगर मार्केटिंग प्रॉपरली नहीं करेगी तो वो मार्केट में प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। बट एज ए कंज्यूमर आपको क्या करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आपको मल्टीग्रेन कोई चीज़ कंज्यूम करना है तो आप उस चीज़ को खुद मिक्स कीजिए। अच्छा। बिकॉज टू मेनी प्रोडक्ट्स, अगर आप मल्टीग्रेन आटा को देखेंगे उसमें 5, 6, 7 किस्म के। देखिए सबसे पहले तो अगर आप मल्टीग्रेन आटा अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है 1 एट ए टाइम। मतलब अगर आप ज्वार खा रहे हैं तो सिर्फ ज्वार खाइए उस टाइम पे। अच्छा। या फिर अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो 2 से 3 प्रोडक्ट से ज़्यादा मिक्स मत कीजिए। जैसे वीट हो गया, ज्वार हो गया या रागी हो गया, 3 चीज़ को आपने मिक्स किया, दैट्स इट। टू मेनी थिंग्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, बिकॉज सबके प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, सबके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ अलग हैं। जब फूड बनता है तो उसका एक केमिकल रिएक्शन भी होता है। तो इसकी वजह से बेटर ये होता है कि आप 1 सिंगल प्रोडक्ट कंज्यूम कीजिए एट ए टाइम, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 2 को या 3 को मिक्स कीजिए, और मिक्स आप खुद कीजिए खुद, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गेटिंग इट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मल्टीग्रेन खाना है तो आप ओट्स का आटा अलग से लीजिए, अच्छा। वीट का आटा अलग से लीजिए, ज्वार का आटा अलग से लीजिए। फिर उसको प्रोपोर्शन वाइज आप अपने, जब आप आटा गूंद रहे हैं, वो आप जब आटा का मतलब उसका वो बना रहे हैं, तब आप उसको प्रोपोर्शनल वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि कितना आपको क्वांटिटी लेना है। जैसे 50% आपको वीट लेना है, या फिर 20% आपको सोय लेना है, या फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आप उसको डिवाइड कर लीजिए। लाइक जो ये मिक्स आता है उसको थोड़ा अवॉइड देखिए करके मिक्स का कंसेप्ट ही वही है कि देखिए अगर आप थोड़े दिन पहले की भी बात करेंगे तो लोग चक्की जाते थे अपना आटा पिसाने के लिए। देन केम ऑल द पैकेजिंग फूड, राइट? पैकेजिंग फूड, वाइल इट हैज़ मेड लाइफ ईजियर, बट इट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स ऑल्सो। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है, बट अगर आपको मल्टीग्रेन आटा ऐसा कुछ मिलता है जिसमें 2 या 3 ही मिक्स हैं तो देन इट्स प्रोबेबली फाइन। बट आप ये भी सोचिए कि आप ये क्या है कि हर किसी का एक टेम्परेचर होता है।
जैसे आपने अगर वीट को और रागी को दोनों एक साथ पीस दिया, वीट इज सिग्निफिकेंटली हार्डर, रागी ओके, इज सिग्निफिकेंटली लाइट, सॉफ्टर। ओके, मतलब वो उसके ग्रेन्स भी बहुत छोटे होते हैं और वो सॉफ्टर होता है। इसका मतलब उसी हीट इंटेंसिटी से जब आप उसको पीस रहे हैं तो न्यूट्रिएंट लॉस रागी का सबसे ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। बिकॉज हीट की वजह से उसका न्यूट्रिएंट लॉस हो जाएगा। बिकॉज गेहूं को पीसने के लिए मिल को ज़्यादा तेज़ चलना पड़ेगा कंपेयर टू रागी। तो इसका रागी, मतलब ये है कि अगर रागी को अगर अलग से पीसते हैं तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ओके, आप थोड़े से में पिस जाएगा। पर वीट को पीसने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ओके, दोनों को एक साथ पीसने में कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा। अलग अलग पीसिए तभी फ़ायदा है। अच्छा, एंड सेम आजकल ब्राउन राइस मार्केट में, लाइक जितने भी वाइट राइस को ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं, बोलते हैं कि ब्राउन राइस ज़्यादा हेल्दी हैं। तो से राइट, लाइक इज इट राइट कि ब्राउन राइस ज़्यादा हेल्दी है एज कम्पेयर टू वाइट राइस? मतलब कुछ हद तक यस, बिकॉज हम्म, देखिए ब्राउन राइस का इज लार्जली मतलब प्रोसेसिंग उसमें कम होती है। तो इसकी वजह से उसके जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं उसमें ज़्यादा रिटेन होते हैं कंपेयर टू वाइट राइस। वाइट राइस, वाइट राइस को प्रोसेस करने के लिए, उसको वाइट बनाने के लिए उसको उसको प्रोसेस करना पड़ता है, राइट। अच्छा, तो ब्राउन राइस हो गया, रेड राइस हो गया, जैसे इंडिजीनियस काफ़ी सारे ऐसे राइसेस हैं, जैसे उत्तराखंड में रेड राइस आता है उनका, पहाड़ों का राइस। उसमें फाइटोकेमिकल्स और उसमें जो विटामिन B12 एंड B6 एंड ऑल दोज थिंग्स, उसकी कमोडिटी, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू वाइट राइस, बिकॉज वाइट राइस प्रोसेस ज़्यादा होता है ओके, और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट आपका अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उसका शुगर स्पाइक कम होगा, बिकॉज उसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, फाइबर ओके, ज़्यादा होगा। तो ओके, डेफिनेटली इट इज़ बेटर देन वाइट राइस। ओके। एंड सर, लाइक हमारा जो हेल्थ है वो एज हमारे किचन से ही स्टार्ट होता है। तो किचन में ऐसे कौन से लाइक फूड इंग्रेडिएंट्स हैं या यूटेंसिल्स भी मैं इंक्लूड करूँगी जिनको हमें अपने किचन से साइड कर देना चाहिए, लाइक वो साइलेंट किलर्स हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। तो उनको मैं ये नहीं बोल रही उनको घर से बाहर निकाल दो, एटलीस्ट उनको साइड कर देना चाहिए हमारा जो फूड है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारी किचन में? देखिए सबसे पहले एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कैसे आया? हम्म, एल्यूमिनियम का इंट्रोडक्शन ब्रिटिशर्स ने किया बिकॉज इट वाज इजी टू मेक एंड इट वाज लाइट वेट हम्म, एंड इट वाज चीपर। ओके, ठीक है, तो इतना फ्लड हो गया मार्केट में एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। बट एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स का सबसे बड़ा नुकसान है कि उसमें जब आप कुक फूड करते हैं तो वो लीच होता है। लीच होने से काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करता है। तो यूसेज ऑफ एल्यूमिनियम शुड शुड बी केप्ट एट ओनली नॉट फॉर कुकिंग। अगर आप यूज़ कर भी रहे हैं आपके घर में तो जस्ट यूज़ इट फॉर मिक्सिंग थिंग्स और समथिंग लाइक दैट, नॉट फॉर ओके, कुकिंग। कुकिंग के लिए ज़्यादातर आप स्टेनलेस स्टील यूज़ कीजिए, हम्म, कास्ट आयरन यूज़ कीजिए, हम्म, इट इज़ बेटर, राइट। हम्म, इवन नॉन स्टिक टू ए डिग्री इज़ बैड, बट अगर नॉन स्टिक आप अच्छे कंपनी का लेते हैं जिसकी कोटिंग अच्छी है, टेफ्लॉन उसकी जो कोटिंग अच्छी है, बट उसका भी आपको देखते रहना पड़ेगा कि उसकी कोटिंग निकल तो नहीं रही है। अगर निकलने लगे, फेड होने लगे, तो उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, नहीं तो वो जो केमिकल है वो आपके फूड में लीच होना शुरू हो जाएगा। सर एक लाइक प्लास्टिक से भी रिलेटेड बोलते हैं कि प्लास्टिक के जितने भी प्लेट्स और बर्तन नहीं यूज़ करने चाहिए, इट कॉज लाइक कार्सिनोजेनिक मेडिकल कंडीशंस। करेक्ट। तो हम्म, तो प्लास्टिक को कोशिश कीजिए कि देखिए काफ़ी फूड ग्रेड प्लास्टिक्स भी आते हैं जो आप हम्म, यूज़ कर सकते हैं, बट जो माइक्रो प्लास्टिक जो बोलते हैं ना, जो हम्म, लीच होता है, हम्म, अवॉइड यूजिंग देम इन माइक्रोवेव्स, अवॉइड यूजिंग देम फॉर हीटिंग पर्पसेस, राइट। ओके, आप प्लास्टिक यूज़ कीजिए मिक्सिंग वगैरह के लिए, जैसे ओके, आप सैलड बना रहे हैं या फिर कुछ हम्म, चीज़ें मिक्स कर रहे हैं, डो बना रहे हैं, उसके लिए आप हम्म, यूसेज कीजिए, बट फूड ग्रेड प्लास्टिक्स हम्म, जिसमें उनका वो एक रिसाइकल स्कोर होता है, उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा ठीक, कि कौन से वो अच्छे हैं। हम्म, बट हीटिंग पर्पसेस के लिए अगर आपको माइक्रोवेव में करना है तो हम्म, प्लास्टिक मत यूज़ कीजिए, ग्लास यूज़ कीजिए। ठीक है, स्टील तो आप यूज़ कर नहीं सकते, तो इसलिए जो माइक्रोवेवेबल जो चाइना बाउल्स होते हैं वो यूज़ कीजिए, प्लास्टिक ओके, मत यूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक सीधे कैन गो टू माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, तो वो माइक्रोवेव में उसको प्लास्टिक रख यूज़ कर देते हैं। लेते हैं। एंड फूड, फूड आइटम्स। फूड आइटम्स में देखिए, फूड आइटम्स इज़ अगेन डिपेंडेंट अपॉन, अगर आप मॉडरेशन में कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू।
ओके। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा मॉडरेशन रहता नहीं है। जैसे आप अगर चीनी की बात करें, सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट का मैं जैसे कहूँगा, सॉल्ट का एक आरडीए होता है, आईसीएमआर रेगुलेशन है कि आप 2000 मिलीग्राम और 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट से ज़्यादा आप कंज्यूम नहीं करना नहीं चाहिए एक करना। इंडिविजुअल को। ओके। बट क्या हम उस चीज़ को फॉलो कर पाते हैं? बिकॉज वी आर यू घर पे अगर आप कुक कर रहे हैं तो देन इट यू नो हाउ मच सॉल्ट यू आर पुटिंग। हम्म। बट बाहर का अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें इट नहीं। इज़ प्रिडोमिनेटली हाई सॉल्ट फूड्स, राइट? तो आप सॉल्ट को जब ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इट विल स्टार्ट टू कॉज ओवर एजेस हाइपरटेंशन, ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज विल स्टार्ट क्रीपिंग इन। ओके। तो सॉल्ट यूसेज एक सो जैसे सॉल्ट यूसेज है वैसे कोई और चीज़ की भी यूसेज में भी आपको मॉडरेशन, मीनिंग जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ कीजिए, अच्छा। जस्ट डोंट ओवर डू इट। एंड व्हाट अबाउट शुगर? देखिए शुगर शुगर भी वही सेम कैटेगरी में आता है। अगर आप शुगर मॉडरेशन में यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो नुकसान नहीं करेगा। ठीक बट है। क्या हम वो करते हैं? आप मिठाई, एक मिठाई खाने जाओगे आपका कंजम्पशन शुगर का बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है? सो दैट्स वाई शुगर इज़ अ साइलेंट किलर एट द एंड ओके। ऑफ द डे, बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ मच शुगर वी आर कंज्यूमिंग। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने 4 कप चाय पी ली और वो चीनी वाली चाय है, तो आपने कितना शुगर कंज्यूम कर लिया आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। उसके बाद आपने मिठाई भी खा लिया। शुगर इज़ एवरीवेयर, मीनिंग आप शुगर को सिर्फ इक्वेट मत कीजिए चीनी से। चीनी। आप फ्रूट्स खा रहे हैं उसमें भी शुगर है। हम्म। शुगर इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका एक लिमिट होता है कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन का इन ए डे, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, अकॉर्डिंग टू योर वेट, अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटी लेवल। ओके। सो अगर आपका कार्ब कंजम्पशन फॉर ए गिवन डे इज़ 400 ग्राम्स, देन वो 400 ग्राम्स में शुगर भी काउंट होगा, आपका राइस भी काउंट होगा, उसमें वीट भी काउंट होगा, उसमें फ्रूट्स भी काउंट होगा, क्योंकि ओके। कार्ब तो उसमें भी है, दाल भी काउंट होगा। ओके। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो वो जाके बॉडी में आपको स्टोर हार्म होगा करेगा। एंड इट विल स्टार्ट लीडिंग टू ट्राइग्लिसराइड्स, राइट। कोलेस्ट्रॉल, एवरीथिंग एल्स आफ्टर दैट। एंड ब्राउन शुगर भी तो यूज़ करते हैं ना आजकल? इट इज़ सेम इक्वली सेम। सेम। उसमें इतना ट्रेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है जो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो वाइट राइस, वाइट शुगर और वाइट ब्राउन शुगर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और जैसे आजकल मार्केट में एक ये टर्म आ रही है, लाइक फ्री शुगर फ्री, शुगर फ्री बिस्किट्स, शुगर फ्री, लाइक जो भी हम्म। है स्वीट्स वगैरह, तो क्या ये सही है? लाइक देखिए बाकी में मोस्ट, भी शुगर फ्री होते हैं? नहीं, शुगर फ्री तो नहीं होती हैं इनमें, ज़्यादातर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ होते हैं, चाहे वो एस्पेरेटम हो, चाहे वो सुक्रोलोस हो, या फिर आजकल नया बजवर्ड आया है जैसे स्टीविया हो गया, मोंक फ्रूट हो गया। While stevia and monk fruit are not artificial, they are made from natural sources, but they have significant amount of sugar in it. ओके। जैसे आप स्टीविया की बात करें, स्टीविया एक चम्मच अगर आप स्टीविया लेंगे और एक चम्मच अगर आप शुगर लेंगे, तो एक चम्मच स्टीविया इज़ 400 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन मतलब शुगर। शुगर। सो दैट ओके। मीन्स जो इक्विवेलेंट एक चम्मच अगर आप स्टीविया ले रहे हैं तो आपको 400 टाइम उसका मतलब 400 तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 300 से 400 टाइम आपको वो चीनी लेना पड़ेगा, रेगुलर चीनी, ओके। उसके उस कंज्यूम करने के लिए। सर आपने यूज़ किया टर्म आर्टिफिशियल, तो ये आर्टिफिशियल क्या है? मतलब किस तरीके से बनता है आर्टिफिशियल स्वीटनेस जैसे आर्टिफिशियल आप तो बता रहे हैं? दे आर डिराइव्ड आउट ऑफ केमिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियल का मतलब ये है इट इज़ केमिकल बेस्ड। ओके। जैसे आप कपड़ों की बात करते हैं, जैसे कॉटन इज़ नेचुरल, पॉलिस्टर इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ मैन मेड फाइबर, ओके। विच मीन्स दैट इज़ आर्टिफिशियल, राइट? आप सिल्क की बात करते हैं, सिल्क इज़ प्रोड्यूस नेचुरली, बट देन यू हैव आर्टिफिशियल सिल्क विच इज़ प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली। ओके। सो सेम डिफरेंस, मतलब फूड जो नेचुरल सोर्स से आ रहा है वो नेचुरल है। जैसे शुगर इज़ नेचुरल बिकॉज वो केन शुगर है, या फिर कोकोनट से आएगा, या फिर आपके डेट से आएगा, या फिर आपके शुगर केन से आएगा, या बीट रूट से आएगा। ठीक है। जैसे ये सुक्रोलोस हो गया, शुगर फ्री जो वो आता है, वो सारे केमिकल बेस्ड हैं। एस्पेरेटम हो गया, दीज आर ऑल केमिकल बेस्ड। एंड सर व्हाट अबाउट चिया सीड्स एंड बेसिल्स? लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चिया सीड्स एंड बेसिल्स? ये भी आजकल बहुत सुपर फूड की तरह यूज़ किए जा रहे हैं, लाइक वेट लॉस जर्नी में लोग बताते हैं कि दे आर यूजिंग चिया सीड्स। सो चिया सीड्स और बेसिल सीड्स या सब्जा सीड्स जो बोलते हैं, इट कम्स फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेस। दोनों बड़े सिमिलर हैं, दिखने में भी बहुत सिमिलर हैं।
इवन उनके प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर है, बट फ्यू डिफरेंसेस। जैसे बेसिल सीड्स तो आपको पता है बेसिल प्लांट से आता है, और चिया सीड्स आता है कुछ हिस्पैनिका करके कोई एक प्लांट है, बायोलॉजिकल नेम, उससे आता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? चिया सीड को जब आप सोक करते हैं, बेसिल सीड्स को जब सोक करते हैं, तो बेसिल सीड्स तुरंत सोक होकर प्लम्प हो जाएगा। चिया सीड्स को कम से कम घंटे से 2 घंटा लगेगा उसको प्लम्प होने में। अच्छा। सबसे पहले ये डिफरेंस हो गया। ये आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन। बेसिल सीड्स यूज़ होता है कूलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए। जैसे आपको कोई ठंडाई बनानी है, ठंडा ड्रिंक बनानी जो पेट को ठंडा करे, उसके लिए बेसिल सीड्स यूज़ होता है। ठीक है। चिया सीड्स इज़ मोर फॉर पुडिंग, दिस टाइप ऑफ थिंग्स, राइट। आप सोक्ड ओट्स वगैरह में यूज़ होता है काफ़ी। अब और एक डिफरेंस ये है कि जो बेसिल सीड्स आर मोर रिच इन आयरन एंड कैल्शियम। इट हैज़ लिटिल बिट मोर कैल्शियम एंड आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है उसमें। और थोड़ा फाइबर कंटेंट भी, फाइबर कंटेंट चिया सीड में ज़्यादा होता है। ओके। सो some subtle differences are there, but both are equally good. If you want, Okay. if somebody wants to consume it, both are equally good. It's just that there are some differences between the two. एंड लाइक चिया सीड्स को ये भी एक है कि किसको किस में भिगो कर, जैसे बहुत से लोग होते हैं दही के साथ उसको मिक्स करके, कुछ पानी के साथ मिक्स करके, तो बेटर क्या रहेगा, किसके साथ मिक्स करके खाना ज़्यादा बेटर है कि जिससे उसकी प्रॉपर्टीज़ भी रहें उसी के अंदर? देखिए, प्रॉपर्टीज़ तो सब में इंटैक्ट रहेंगी, चाहे वो पानी में भिगोइए, चाहे दूध में भिगोइए, या फिर आप दही में दही भिगोइए। में। क्योंकि चिया सीड्स इज़ रिच इन ओमेगा 3। अगेन अनदर डिफरेंस, चिया सीड्स इज़ रिच इन ओमेगा 3 वाइल बेसिल सीड्स इज़ नॉट। बेसिल सीड्स में जो आयरन कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा होता है, यहाँ चिया सीड्स में ओमेगा 3 ज़्यादा होता है। सर ओमेगा 3 के बारे में बताएंगे आप? हाँ, सो ओमेगा 3 का पर्पस ये होता है, जो ओमेगा 6 के को ओमेगा 6 टू ए डिग्री इज़ ओके, बट ओमेगा 6 आप ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हो, जैसे जो वेजिटेबल ऑयल्स है इस तरह के, ये दिस आर हाई इन ओमेगा 6। बाहर का आप खाना खाते हो, ऑयल रीफ्राई हो रहा है बार बार, उसको रीयूज़ हो रहा है, तो उसका ओमेगा 6 का कंटेंट बढ़ता चला जाता है। सो उस ओमेगा 6 को बैलेंस आउट करने के लिए ओमेगा 3 का यूज़ होता है। ओके। सो टू बॉडी का जो एक गट मैकेनिज़्म है उसको, और ऊपर से जो ट्राइग्लिसराइड को काटना, जो बिकॉज ऑफ सैचुरेटेड फैट जो आप कंज्यूम कर रहे हो, उसके लिए ओमेगा 3 का यूसेज होता है। सो बैलेंस आउट ओमेगा 6। सर आजकल का इतना बिजी लाइफस्टाइल हो गया है कि लोग अपने लिए, जैसे हम तो फिर भी ध्यान देते हैं कि हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा उनका बिजी शेड्यूल हो जाता है तो वो ध्यान ही नहीं दे पाते, तो उनके लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स जिससे वो मतलब कि हेल्दी फूड ले सकें। देखिए, बिज़ी जिनका लाइफस्टाइल स्केड्यूल, बिज़ी लाइफ है जिनका, या फिर बिज़ी स्केड्यूल है, वो एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि अगर वो कोशिश करें कि मील के जो टाइमिंग्स है वो अगर वो फिक्स कर सकें, ओके। चाहे वो कहीं पे भी हों। अगर मतलब देखिए, एरर का मार्जिन तो हमेशा होता है कि अगर आपको 12:30 बजे लंच करना है, अगर 12:30 बजे आप नहीं कर पाए तो 1 बजे कर लीजिए, विद इन दैट। तो अगर आप अपने जो स्केड्यूल है उसमें अगर आप जो प्रॉपर जो आपको खाना खाना है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो या फिर आपका लंच हो, उसका अगर आप टाइम फिक्स कर सकें, और आप कोशिश करें कि एटलीस्ट हफ्ते में मैक्सिमम दिन उसको फॉलो कर सके, तो देन यू विल बी इन अ बेटर प्लेस। ओके। सर मतलब मैंने ऐसा काफ़ी देखा है कि लोग ड्राइविंग भी कर रहे हैं, लाइक मॉर्निंग में ऑफिस जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं एंड एक हाथ से पराठा खा रहे हैं, एंड बहुत से लोग खाना खाते हुए स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं, टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो वो जो भी फूड इंटेक करते हैं वो कितना बॉडी पे लाइक उस पे लगता है, हाँ, देखिए, खाने का आप क्या मतलब एक्टिविटी ये कर रहे हो उस सही पे। है बॉडी देखिए, के? सही गलत का तो ये है कि अगर आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि खाना खा रहे हैं तो आप फोकस। खाने पे कंसंट्रेट कीजिए। हम्म। बट काफ़ी लोग ये काम करते हैं, बट इससे फूड एब्जॉर्प्शन में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं आएगी, आती। मतलब जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट इट इज़ मोर हैजर्डस, लाइक अगर गाड़ी चलाते हुए खाना खा रहा है तो इट इज़ मोर हैजर्डस टू ड्राइविंग रादर देन एक्चुअली हैजर्डस टू हेल्थ। क्योंकि दैट इज़ ओके, बट आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। आप जब ड्राइव कर रहे हैं, आप खाना भी खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रैक्शन है। वही कि इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उनको अपना खाने का भी सही एक टाइम नहीं मिल एग्जैक्टली, पाता। फिर उसमें क्या है, पोर्शन कंट्रोल भी नहीं होता, आपको पता नहीं चलता है कि आपने कितना खा लिया, कितना अनलेस खा एंड अनटिल लिया। आपने नाप के कुछ चीज़ लिया है कि इतना ही खाना है मुझे। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, साथ में आप खाते जा रहे हैं, कि मतलब कि आपका गरम गरम कुछ आता जा रहा है, तो आप हो सकता है कि ओवर कंज्यूम कर जाओ। ओवर बिकॉज कंज्यूम सर, ओवर कंज्यूम लाइक
हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस ईटिंग, लाइक जब कभी कभी स्ट्रेस होता है तो बहुत ऐसे मतलब होते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा खाने स्टार्ट कर देते हैं उस टाइम पर, शुगर लेना शुरू कर देते हैं, आइसक्रीम खाना शुरू कर देते हैं, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए देखिए, जब। स्ट्रेस दो तरह के हैं। मतलब अगर आपका स्लीप रिलेटेड इशू है, फॉर हम्म। एग्जांपल इफ़ यू आर अवेक टिल, आपने कभी बहुत नोटिस किया होगा कि अगर आप बहुत देर तक जगे हुए हैं तो आपको इन्वेरिएबली खाने की इच्छा होती है हाँ। कुछ। तो सबसे पहले तो उन 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 केसेस में आपको ऐसी चीज़ों की तरफ जाना चाहिए विच विल बी लिटिल बिट हेल्दी रादर देन पिकिंग अप हम्म। चिप्स का पैकेट या शुगरी सब्सटेंस कुछ उठा लिया आपने। अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मखाना हो गया या फिर सीड्स हो गए, इस तरह की चीज़ें आपने, क्योंकि पर्पस क्या है आपको, मतलब ना डिस्ट्रैक्शन चाहिए। स्ट्रेस इज़ डिस्ट्रैक्शन। ऑल अबाउट डिस्ट्रैक्शन। हम्म। आप अगर किसी चीज़ से स्ट्रेस आउट हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन चाहिए, या तो आप इन्वेरिएबली खाने की तरफ जाते हो। हम्म। आपको अगर कोई और डिस्ट्रैक्शन है, हम्म। मतलब जिससे मतलब आप डिस्ट्रैक्शन को हटा सकते हैं, जैसे किसी हम्म। से बात करके या फिर कुछ और करके, कोई और एक्टिविटी करके, तो आप कोशिश कीजिए कि उस तरफ जाइए रादर देन एक्चुअली ऑलवेज गोइंग टूवर्ड्स अनहेल्दी फूड। एंड लाइक स्वीट क्रेविंग जो होती है, जैसे स्वीट्स खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, बट जब कंट्रोल करना शुरू करते हैं, सोचते हैं कि हमें अब कंट्रोल करना है, उस टाइम पर और ज़्यादा क्रेविंग होती है, या आफ्टर लाइक लंच लगता है कि कुछ ना कुछ मीठा खा लिया जाए, तो उसके लिए कुछ दूसरे फूड या कुछ अलग चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, या उसको किस तरीके से अवॉइड किया जा हाँ, सकता है। डेफिनेटली। देखिए, स्वीट एक तरह का एडिक्शन है। हम्म। मतलब जो चीज़ आपको, जिस चीज़ की तलब लगे वो एडिक्शन ही है। ठीक हम्म। है, इट्स लाइक एन अल्कोहल एडिक्शन, आई कैन से ऑलमोस्ट। कि आपको खाने के बाद इनवेरिएबली सबके साथ है कि थोड़ा मीठा खाने का मन करता है, या फिर थोड़ी देर बाद मतलब आपको कुछ ऐसा हुआ तो आपको क्रेविंग होती है। क्रेविंग ठीक है, होती है। उसके लिए हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ये हैं कि हम्म। अगर आपके पास घर पे किशमिश है किस। या फिर खजूर है, हम्म। आप उसको खाइए, बिकॉज वाइल इट इज़ स्टिल स्वीट, हम्म। बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्वीट, इट इज़ नॉट अ ओके। सिंपल शुगर, राइट? तो उसको बॉडी प्रोसेस करने में टाइम लगाएगा। हम्म। तो बिकॉज इट इज़ लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसका रिलीज़ भी धीरे धीरे होगा, बट आपकी शुगर क्रेविंग भी धीरे धीरे उसको कंट्रोल करेगा। तो कोशिश कीजिए ये कि आप कुछ ये हेल्दी ओके, चीज़ों की ये तरफ हमारे जाएं। उन लिसनर्स के लिए है जिनको लंच के बाद आप हमेशा मीठा खाने का लगता है, तो सर ने बताया डेट्स एंड किशमिश डेट्स, किशमिश, इस तरह की कोई भी चीज़ हो जो मतलब कि शुगर मतलब, क्रेविंग को थोड़ा कम करते हैं। हाँ, शुगर क्रेविंग। सर आजकल ये डाइट आप बता सकते हैं, डाइटिंग एंड माइंडफुल ईटिंग, उसको आप कैसे समझा सकते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये जो खा रहे हैं ये डाइटिंग है या एक माइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं, उस कंफ्यूजन मतलब उसको कैसे दूर करा जाए उस कंफ्यूजन को। देखिए, डाइटिंग को हमेशा लोग इक्वेट करते हैं खाने को कम करने में। हम्म। माइंडफुल ईटिंग इज़ मोर अबाउट कि आपको पता है आप क्या खा रहे हैं। ठीक है। जैसे ब्लाइंडली कोई चीज़ नहीं खाना इज़ हम्म। माइंडफुल ईटिंग। जैसे जैसे मैंने कहा कि आपने एक पैकेज फूड उठाया, हम्म। आपने बिना इंग्रेडिएंट पढ़े उसको खा लिया। खा लिया। ठीक है, हम्म। बट आपने इंग्रेडिएंट पढ़ा, हम्म। आपने समझा कि आप क्या खाने जा रहे हैं। हम्म। अगर लगा कि इसमें अनहेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, आपने हम्म। उसमें को रख दिया, आपने एक हेल्दी प्रोडक्ट को पिक किया, आपने खाया, दैट इज़ कॉल्ड माइंडफुल माइंडफुल। ईटिंग। ओके। डाइटिंग इज़ मोर अबाउट कंट्रोलिंग व्हाट यू आर ईटिंग। हम्म। कंट्रोलिंग इन द सेंस कि आप कैलोरीज कंट्रोल कर रहे हो। हम्म। जैसे किसी ने आपको डाइट प्रिस्क्राइब किया है, सो हम्म। दैट इज़ इक्वेटेड टू डाइटिंग। बट डाइटिंग का एक मिसकंसेप्शन भी है। लोग बोलते हैं कि अगर अच्छा आप डाइटिंग कर रहे हो, हम्म। उनका मतलब ये होता है कि अच्छा आप खाना खाना बंद कर दिया। बंद कर दिया आपने। ओके। इट इज़ नॉट अबाउट खाना बंद कर दिया है। इसका हम्म। मतलब ये है कि आपको कोई डाइट प्रिस्क्राइब किया गया है, हम्म। उस डाइट को आप फॉलो कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर डाइटिंग। ओके। माइंडफुल ईटिंग इज़ समथिंग डिफरेंट, विच इज़ बेसिकली आप, हो सकता है कि अभी भी आप अनकंट्रोली खा रहे हैं, हम्म। बट एटलीस्ट आप आप देख कर देख खा के रहे खा हैं रहे हैं। कि क्या खा रहे हैं चार। हाँ, मतलब कि आपको अगर 2 खजूर खाने हैं, उसकी जगह आपने हो सकता है 4 खजूर खा लिए, ओ। फिर भी आपने माइंडफुल ईटिंग की है बट लेकिन आपने डाइटिंग नहीं की है। आप कुछ और बताना चाहते हो न्यूट्रिशन से रिलेटेड या फिटनेस से रिलेटेड। हाँ, श्योर। मतलब एक आपने अभी बताया था इंटरमिटेंट फास्टिंग, या फिर जैसे ओमिट ओमैड के वन बारे में, मील वन डे मील अ डे के बारे हम्म। में, आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है काफ़ी, हम्म। इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो मेरा व्यूअर्स से ये कहना है कि अगर आप कोई चीज़, इस तरह की एक्सट्रीम चीज़, बिकॉज वन हम्म। मील अ डे इज़ अ वेरी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। हम्म। इंटरमिटेंट फास्टिंग इटसेल्फ इज़ एक्सट्रीम, बिकॉज जैसे आपने 8 घंटे खाना खाया,
बाकी 16 घंटे कुछ नहीं खाया, ठीक स्ट्रिक्टली। है। वाइल दिस इज़ गुड फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस, बट अगर ये आपको कोई फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो इट बेस्ड ऑन सर्टेन गाइडेंस। गाइडेंस, या तो ओके। आप डॉक्टर का गाइडेंस लीजिए या फिर डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट का गाइडेंस लेके ही कीजिए। विदाउट दैट डोंट ट्राई टू डू दैट ऑन योर ओन, बिकॉज दैट कैन result in some other issues, ओके। right? While they are good, but you have to do it in proper guidance. ओके, आपने बोला सम अदर इश्यूज। जैसे सम अदर इश्यूज़ का मतलब ये है कि जब आप बॉडी को डिप्राइव करते हैं न्यूट्रिएंट्स से, राइट, उसकी वजह से कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स और कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है आपकी बॉडी में, जो आप इमीडिएटली नोटिस नहीं करोगे, बिकॉज दीज थिंग्स टेक टाइम। जैसे बोलते हैं ना कि आपने आप बोलते हैं कि अच्छा मैंने इतना सा खाया तो आज से क्या फ़र्क पड़ेगा, बट बात सही है कि आपने इतना सा खाया, अभी क्या फ़र्क पड़ेगा, बट यही चीज़ अगर आप बार बार करते चले जाओगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट विल एक्यूमुलेट, राइट, एंड इट विल एग्जैक्टली। बिकम ए प्रॉब्लम। लाइफस्टाइल डिजीज़ एक दिन में नहीं आते हैं, किसी को ब्लड प्रेशर एक दिन में नहीं होता, किसी को कोलेस्ट्रॉल हाई एक दिन में नहीं होता, काफ़ी वो क्रॉनिक ओवर ए कंडीशंस। पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो इसका मतलब भी वही है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग अगर आप कर रहे हो, तो आप प्रॉपर गाइडेंस की तरह कीजिए। नहीं तो उसके कुछ, अगर आपने प्रॉपर गाइडेंस से नहीं किया, उसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं जो आपको पता ही ना हो, बाद में ओके। आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। एंड व्हाट अबाउट ओमिड, 1 मील अ डे? देखिए वो एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग है, जिसमें आप एक मील खाते हैं दिन में। अगेन, डू इट इन प्रॉपर गाइडेंस। क्या आपको ओके। ये ज़रूरत है? सबसे पहले तो जो भी ये करना चाहेगा, उसका पर्पस क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि वाई यू आर ट्राइंग टू डू दैट, ओके। राइट। आप अगर वेट लॉस, देखिए वेट लॉस एक ऐसी चीज़ है कि आपका वेट लॉस, आप एक्सट्रीम वेट लॉस आपका हो जाएगा, फिर आप तुरंत गेन भी कर लोगे। ओके। अगर आप इस तरह का कोई भी डाइट फॉलो करोगे तो आपको इमीडिएटली रिजल्ट तो मिल जाएगा, लेकिन जब आप वापस से अपने स्केड्यूल पे आओगे फिर आप वेट फिर गेन से कर गेन हो लोगे, जाएगा। तो दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। वेट लॉस शुड बी सस्टेनेबल। तो इसमें होता क्या है, मतलब लाइक सिर्फ एक ही वो लेते हैं, फूड लेते हैं दिन में, लाइक लंच ले लिया, ब्रेकफास्ट ले हाँ, लिया। जैसे क्या और किया, कुछ लोग करते हैं कि उन्होंने सिर्फ डिनर खाया है, एक पर्टिकुलर कैलोरीफिक वैल्यू वो डिफाइन करते हैं कि मुझे डिनर में इतना खाना है। डिनर खाया, पूरे सारे दिन कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं सेम खाया। सेम गोज़ फॉर लाइक अगर ब्रेकफास्ट किया तो उसके बाद सारे दिन कुछ नहीं खाया। ओके, तो ये तो एक तरीके से बॉडी को टॉर्चर सा हो गया। हाँ, मतलब देखिए टॉर्चर हो भी सकता है, बिकॉज आपकी एक्टिविटी लेवल्स क्या है, आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, आप लाइफ में बाकी क्या एक्टिविटी पूरे दिन करने वाले हैं, क्या आपको एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है कि आप घर पे बैठे रहेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। अगर आप ओके। इंटेंस काम करते हैं बाहर जाके, तो क्या आपके पास प्रॉपर एनर्जी होगी? बिकॉज एनर्जी डेफिसिट जब होगा, एक हद तक तो बॉडी सस्टेन कर जाएगा, लेकिन कुछ हद के बाद बॉडी भी रिएक्ट करने लगेगी। और जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग हुआ या ये ओमिड हुआ, तो ये एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए होता है या लाइक 3 मंथ्स 6 मंथ्स इस तरीके से, या आप इसको आप डेली अपनी शेड्यूल में भी रख सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग? देखिए इंटरमीडिएट फास्टिंग में काफ़ी रिसर्च हुए हैं यूएस में। recommended approaches, there are lot of YouTube channels also available with proper डॉक्टर्स के, जिन्होंने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं इसके ऊपर। उनका कहना ये है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग का एक प्रोसेस होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, हु शुड डू इंटरमीडिएट फास्टिंग? पीपल हु हैव लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड हु ओके। आर प्राइमरीली सेडेंटरी, पीपल हु आर नॉट एक्टिव एट ऑल, ओके। राइट, जिनकी लाइफ एक्टिव है, जो प्रॉपर वर्कआउट्स करते हैं। रिकमेंडेशन इज़ कि दे डू नॉट हैव टू डू इंटरमीडिएट फास्टिंग। ओके। उन डॉक्टर्स का कहना ये है कि अगर आपको लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जैसे मान लो आप कार्डियक पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट्स हैं, ऑल दोस थिंग्स, राइट, या फिर आपको सीवियर डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ है, उन चीज़ों को रिवर्स करने के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग फास्टिंग इज़ अ गुड वे ऑफ डूइंग इट, बट इट हैज़ टू बी डन इन अ प्रॉपर वे प्रॉपरली। एंड इट हैज़ टू बी वर्कड इन अ टीयर्ड वे। मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग का भी एक शेड्यूल होता है कि आपने 12 घंटे फास्ट किया, फिर उसको आप लेके गए 14 घंटे, फिर उसको लेके गए 16 घंटे, बट दैट हैपन्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि आप इमीडिएटली आप 16 घंटे फास्ट करना शुरू कर दो। तो उनका एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है जिसकी थ्रू करता है, जिसके जब तक कि वो आपका जो लाइफस्टाइल डिजीज़ को आप अटैक करने की कोशिश करते हो वो रिवर्स नहीं हो जाता है। फिर देन यू गो बैक टू योर नॉर्मल वे एंड देन यू एक्चुअली फॉलो ए प्रॉपर डाइट प्लान।
जिस ओके। कंडीशन में आप आए हैं वो आपको देखना है कि उस कंडीशन में आने के लिए आपने क्या क्या गलत काम किए थे। क्या क्या गलत वो काम गलत काम आपको अब दोबारा नहीं करने हैं जब आपका ठीक है। वापस सब कुछ ठीक हो गया है। ठीक है सर। आजकल एक चीज़ और आ रही है लाइक फूड इन्फ्लामेशन, कि बहुत से लोग होते हैं कि जैसे किसी को वीट से इन्फ्लामेशन होती है। सर इसके बारे में आप डिटेल्स में बताएंगे थोड़ा। श्योर। देखिए एलर्जीज, दिस दिस एक्चुअली टॉक्स अबाउट एलर्जी। एलर्जीज। जैसे वीट से एलर्जी मतलब वो ग्लूटेन से एलर्जी है। ठीक है। सो दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ द बॉडी वेयर द बॉडी रिजेक्ट्स ग्लूटेन। हम्म। एंड आप ग्लूटेन खाने से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज होते हैं। किसी को सीवियर स्टमक पेन हो जाएगा। हम्म। सो दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब दर्द नहीं होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है बॉडी में कोई भी रिएक्शंस लाइक। हम्म। देन होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस फॉर एग्जांपल। हम्म। जैसे किसी को दूध में जो लैक्टोज होता है या दही में जो हम्म। लैक्टोज है उससे एलर्जी है। उसके भी कई सारे कंडीशन हैं। किसी को हाइव्स हो जाते हैं। किसी को वो सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी है। हम्म। जैसे पीनट एलर्जी है, किसी को अच्छा। पीनट एलर्जी होती है। तो दीज आर हम्म। ऑल उनके लिए इन्फ्लेमेशन हो गया वो एंड बॉडी में। इसके लिए कोई से एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है? हाँ, देर आर टेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट। हम्म। ब्लड ब्लड मार्कर्स के थ्रू लैक्टोज के भी होते हैं हम्म। उसमें। होता है कि आपको लैक्टोज दिया जाता है। फिर उसके बाद एक ब्लोइंग डिवाइस होता है। उसमें ब्लोइंग हम्म। डिवाइस में ब्लो करके उसका वो कंटेंट देखते हैं। एग्जैक्टली मैं बता नहीं पाऊँगा कि वो हम्म। क्या क्या टेस्ट होते हैं। हम्म। बट ग्लूटेन के भी टेस्ट होते हैं ओके। जो आप करा सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ग्लूटेन एलर्जी है कि नहीं। एंड ठीक है देन सर। डॉक्टर्स यूजुअली से कि आप फिर वीट को अवॉइड करो खाना। ओके सर, नाउ कमिंग टू योर रनिंग। तो आप स्टार्टिंग में आपने बताया कि आप रनिंग करते थे, देन आपने कैसे एकदम से प्लान किया लाइक एज ए माउंटेन रनर? आपने किस तरीके से लाइक सोचा कि अब मैं रनिंग कर रहा था, अब मेरे को माउंटेन रनिंग करनी है? उसके पीछे का क्या माइंडसेट था आपके पास? देखिए मेरे को ट्रैकिंग हाइकिंग का पहले से शौक था। सो हम्म। आई ऑल्सो ऑलवेज यूज टू एन्जॉय दैट नेचर बेस्ड एक्टिविटी। हम्म। सो रनिंग में दो तरह की रनिंग होती है ऑब्वियसली। हम्म। यू हैव द रोड रनिंग एंड यू हैव द ट्रेल रनिंग। हम्म। सो ट्रेल रनिंग में नॉर्मली आप करते क्या हैं कि आप पहाड़ों में जाते हैं या फिर जंगल जैसे एटमॉस्फेयर जो मतलब ग्रीन है, हम्म। आपको एक सीनिक ब्यूटी देते हैं हम्म। उस तरह की। सो आई वाज ऑलवेज ड्रॉन टुवर्ड्स दैट। ओके। सो दैट इज़ व्हाई आई एन्जॉय डूइंग ट्रेल रनिंग। ओके। मतलब वाइल आई स्टिल डू रोड हम्म। रनिंग ऑल्सो, हम्म। क्योंकि ट्रेल तो आपको हमेशा एक्सेसिबल नहीं होंगे। हम्म। मैं रोड रनिंग भी करता हूँ बट आई एन्जॉय डूइंग ट्रेल रनिंग बिकॉज इट गिव्स ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर। पर्सपेक्टिव। ओके। एंड अभी आपने रिसेंटली अपना माउंटेन रन किया है ना हाँ जी, रिसेंटली? हाँ जी, सर उसके बारे में बताइए। बिल्कुल। अभी मैंने रिसेंटली वियतनाम में एक सापा करके रीजन है, इट्स ए माउंटेनस रीजन, हम्म। जहाँ पे मैंने अपना एक अल्ट्रा रनिंग रेस किया था 70 किलोमीटर्स का। सो व्हाट आई वांट टू टेल दैट अबाउट दैट प्लेस इज वन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इट हम्म। वाज काफ़ी टफ भी था हम्म। बिकॉज ऑफ द एलिवेशन एंड एवरीथिंग। 70 किलोमीटर्स में ऑलमोस्ट 4000 मीटर्स का एलिवेशन गेन था। काफ़ी अनइवन टेरेन्स थे, काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल। ट्रेल रनिंग में सबसे मेजर चीज़ होता है कि काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होता है। ओके। अनप्रिडिक्टेबल इन द सेंस रोड में लाइक। आपको पता है कि आप रोड में ही भागोगे तो हम्म। मतलब अब ट्रेल रनिंग में अगर आपको रात रात भी हो गई रोड में तो पता है हम्म। आपको कि रोड में ही भागना है, आपको पता है कहाँ जाना है। ठीक है। बट ट्रेल में क्या होता है कि सबसे मेजर डिसएडवांटेज होता है रात में रन करने का कि आप यू कैन गेट लॉस्ट। आप ओके। खो सकते हो। इवन दो मार्कर्स वगैरह रहते हैं कि हम्म। मतलब वो, लेकिन होता तो फिर जंगल ही है। हम्म। आप अगर एक गलत टर्न लेके चले गए तो हम्म। आप किसी और डायरेक्शन में चले जाओगे, ओके। तो यू कैन गेट लॉस्ट। एंड लाइक आपको आगे कि आपको वहाँ पर रिवर है या हाँ, मतलब उसमें गाइडेंस मिलते हैं आपको, हम्म। एक जीपीएक्स फाइल भी दी जाती है, उनको गाइडेंस अच्छा। देते हैं कि अगर आपको आगे जाके रिबन्स नहीं दिखे हम्म। तो आप वापस जहाँ से आए थे वहीं पे जाइए, फिर वापस फॉलो कीजिए तो आपको वो पता चल जाएगा। फिर रिवर क्रॉसिंग्स भी होती हैं। हम्म। अनप्रिडिक्टेबिलिटी में अगर बारिश हो गई तो तब। सीवियर कीचड़ भी हो सकता है, टेरेन पूरा डिफ़िकल्ट हो जाएगा।
और इस तरीके की कोई कंडीशन लाइक जैसे बारिश हुई है कुछ हुई तो तब भी वो कंटिन्यू करना ही पड़ता है, मतलब ऐसा हाँ, कुछ नहीं मतलब कि नहीं, आप। अनलेस एंड अनटिल बहुत ही सीवियर वेदर हम्म कंडीशन है, जैसे वियतनाम फॉर एग्जांपल इज़ नोन फॉर टाइफून्स। हम्म जैसे हमारी जब रनिंग थी तभी वो वार्निंग्स आ रहे थे कि टाइफून आने वाला है, बट टिल दैट टाइम कुछ था नहीं ऐसा। अच्छा। तो जब मैं वियतनाम से वापस आया, तब वो बोल रहे थे कि 2-3 दिन में टाइफून का लैंडफॉल होने वाला है, तब तक वो ओके हांगकांग में था। ओके। अगर उस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो दे हम्म विल कैंसिल द होल थिंग, राइट। ओके। रेन वगैरह में तो वो कंटिन्यू होता है, कोई कंटिन्यू। प्रॉब्लम नहीं। और आपने कितने टाइम में कंप्लीट किया था ये? ये मैंने कंप्लीट किया था 18 घंटे 19 मिनट। 18 घंटे में लाइक कंटिन्यू रनिंग? हाँ, मतलब कंटिन्यू तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें आपको एक टाइम दिया जाता है। जैसे इन्होंने 70 किलोमीटर के लिए 21 घंटे का कट ऑफ दिया था कि हम्म। आपको 21 घंटे में कंप्लीट करना है। ठीक अब है। उस 21 घंटे में आपको आपका फूड भी मैनेज करना है, हम्म अगर आपको थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना है बीच में तो वो भी आपको मैनेज करना है। हम्म। ये सारा चीज़ आपको मैनेज करते हुए उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट करना है। सर जो ये अल्ट्रा रन्स होती हैं इनमें आप लाइक किस तरीके का फूड अपने साथ लेके जाते हैं, देखिए, फूड के तो या वहाँ वो प्रोवाइड हाँ, कराते हैं? हाँ, नहीं, वो प्रोवाइड तो कराते हैं हम्म डेफिनेटली। कुछ चीज़ें आप खुद भी कैरी करते हैं, जैसे मेरे केस में मैं जो एनर्जी बार्स होते हैं हम्म वो मैं कैरी कर लेता हूँ साथ में। फूड में सब कुछ होता है वहाँ पे 8 स्टेशंस में आपको। जैसे मैं वियतनाम की बात करूँ तो उसमें उन्होंने सूप भी रखा था, नूडल सूप भी रखा था, ओके। पम्पकिन सूप, नूडल सूप, ड्राई फ्रूट्स, हम्म। इलेक्ट्रोलाइट्स, लेमन जूस, फ्रूट्स, मतलब फ्रेश फ्रूट्स, इस तरह की कई सारी चीज़ें वो रखते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या कंज्यूम करना चाहते हैं। सर आपका ये लॉन्ग रन था लाइक अल्ट्रा, इसके लिए आपने अपना ट्रेनिंग प्लान किस तरीके से बनाया है? मतलब आपका जो वीकली ट्रेनिंग प्लान था वो किस तरीके से, लाइक 77 के लिए कितने किलोमीटर आप वीकली प्लान करते थे? देखिए, टारगेट ये होता है कि जो वीकली आपका माइलेज होगा हम्म इट विल कम क्लोज टू जितना आप रन करने वाले हो। जैसे अगर आप 100 किलोमीटर रन करने वाले हो तो आप प्लान करोगे कि वीक में आपका मोर और लेस उतना माइलेज होना चाहिए ओके। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आप ये ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि लास्ट के 6 to 8 वीक्स में ही वो इंटेंस प्लान हो, हम्म बाकी टाइम पे इतना नहीं होता है। ओके। बट जो रेस से 6 से 8 हफ्ते पहले हम्म। I'll go in that mode where I हम्म will actually put up a lot of miles, हम्म। but it will be more back to back, एक साथ नहीं करते हैं वो, अच्छा। हफ्ते में डिवाइडेड होता है वो। सर लॉन्ग रन के टाइम पर आप अपने माइंडसेट को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि बाई चांस एनजाइटी भी होती है और एक कंप्लीट करने का भी स्ट्रेस भी होता है, तो उस टाइम और बॉडी अगर साथ नहीं दे रही होती तो उस टाइम पे किस तरीके से अपने आप को चेंज माइंड को सही करते हो आप? देखिए, इसमें इसमें दो चीज़ें फैक्टर हैं। जैसे मैं अपना अगर मुझे याद होगा 100 किलोमीटर वाला जो मैंने किया था उसमें मेनली मैंने कोशिश की थी कि जब मुझे पता था कि दिन के टाइम पे मुझे दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज हम्म डे लाइट में आपको लोग दिखते हैं, सब कुछ दिखते हैं। हम्म नाइट टाइम इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि हम्म। उस टाइम पे लोग नहीं दिखेंगे, अंधेरा होगा और जंगल होगा, ठीक है। दैट इज़ व्हेन ओके योर माइंड गिव्स अप, ओके राइट। सो मेरी कोशिश ये थी कि आई विल पेयर विद समबडी। ओके। तो मुझे 3 लोग और मिल गए थे हम्म। उसी उसमें, तो वी जस्ट स्टिक टुगेदर। हम्म सो हमने क्या किया, एक साथ हमने वो लास्ट का जो पोर्शन था, ऑलमोस्ट लास्ट का 30 to 40 किलोमीटर, जब अंधेरे में हमने उसको हम्म कंप्लीट किया था, वो लास्ट का पोर्शन हमने साथ में कंप्लीट किया था। तो हमने एक दूसरे को गाइड किया, हम्म तो एक दूसरे से बातें करते हुए चले कि मतलब कि एक अगर कोई रिबन देख रहा है हम्म। कि मतलब कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो वहाँ से वो कॉल कर देता था कि यस वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ओके। तो इस तरह की हमने कोऑर्डिनेशन की, तो उसकी हम्म वजह से हमारा माइंड ऑक्यूपाइड रहा। ओके। तो सो जो एक होता है ना कि अगर आप अकेले करने जाओगे उस पर्टिकुलर कंडीशन में, योर माइंड कैन गिव बॉडी अप। गिव अप कर देती है। अब सेम सिचुएशन अगर मैं वियतनाम में देखूं तो वियतनाम में उन्होंने ऑर्गेनाइज इस तरह से किया था कि उन्होंने हर हर पर्टिकुलर डिस्टेंस को एक पर्टिकुलर टाइम में स्टार्ट किया, सो दैट एवरीबडी कंप्लीट्स एट द ऑलमोस्ट द सेम टाइम। ओके। तो इसकी वजह से काफ़ी रनर्स एक साथ थे। साथ में थे। तो इसलिए ऐसा, इवन दो वी डिड लॉट ऑफ नाइट रनिंग ऑल्सो एट दैट टाइम, वी वर नेवर अलोन। ओके। काफ़ी लोग साथ में थे, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब काफ़ी लोग साथ में होते हैं ना, तो व्हेन यू कीप ऑन सीइंग पीपल यू आर स्टिल मोटिवेटेड कि हाँ, अगर वो जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ। अकेले यू कैन ईजिली गेट डीमोटिवेटेड।
और जो आपने 100 किलोमीटर का किया था उसमें आपने कितना टाइम लिया था कंप्लीट करने में? उसमें मैंने लिया था समवेयर अराउंड क्लोज टू 20 घंटे कुछ 20 घंटे? हाँ 24 घंटे का कट ऑफ था वो। हम्म। तो 20 घंटे के आसपास। एंड ये बॉर्डर था? नहीं नहीं, ये था मेरा मलनाड। ये होता है चिकमंगलूर करके एरिया है, मैंगलोर से भी आगे ऊपर पहाड़। अच्छा। चिकमंगलूर का आपने नाम सुना होगा, इज़ वन ऑफ द मतलब इट्स ए कॉफ़ी हम्म। कंट्री। जो उसका इंडिया का सबसे फेमस कॉफ़ी अच्छा। एल्टीट्यूड में जो होता है वो वहीं हम्म। पे होता है। तो ये रन जो होता है वो कॉफ़ी प्लांटेशंस के अंदर ही होता है, जंगल और कॉफ़ी प्लांटेशंस के अंदर। ओके। तो ये सिंपल रोड वाला ही था ना, ये कोई ट्रेल नहीं थी नहीं, ना ये आपकी? भी ट्रेल था। 100, ये भी ट्रेल था ये भी 100? ट्रेल था, यस। यस, ये भी ट्रेल था। ओके। डू यू प्रेफर रनिंग विद ग्रुप और सोलो? आई वुड से ग्रुप, बिकॉज ग्रुप में एक मोटिवेशन मिलती है, हम्म। बिकॉज यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अदर। सोलो में आप क्या होता है कि आप सोलो कर रहे हैं, लेकिन यू डोंट हैव एनीथिंग टू शेयर विद एनीबडी, राइट? सो ग्रुप में मेरा रनिंग जो रेगुलराइज हुआ वो ग्रुप की वजह से ही हुआ। हम्म। जब मैंने रीबॉक रनिंग स्क्वाड ज्वाइन किया था, तब मैं बहुत इरेगुलर हुआ करता था। ओके। तो बिकॉज आई गॉट टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, हम्म। मतलब लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, हम्म। दे हियर माई स्टोरी, आई हियर देयर स्टोरी। तो हम लोग एक दूसरे को जो फॉलो करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं, हम्म। क्या आपने गलत किया, क्या अच्छा किया, इसकी वजह से आप खुद भी इम्प्रूव करते हो, सामने वाला भी इम्प्रूव करता है। तो इस सो ग्रुप रनिंग इज़ बेटर, इट कीप्स यू मोटिवेटेड। ओके। एंड ये आप जो रीबॉक रनिंग स्क्वाड्स कम्युनिटी से कनेक्टेड हो, तो वहाँ पे किस तरीके के सेशंस होते हैं? लाइक रनिंग के लिए सेशंस जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? देखिए, रनिंग मोस्टली तो रनिंग के ही सेशंस होते हैं। उसमें साथ में हमें ये भी सिखाया जाता है कि आप किस तरह से वार्म अप करिए, किस तरह हम्म। से कूल डाउन कीजिए, क्या क्या एक्सरसाइजेस करने चाहिए हम्म। जिससे आपकी स्ट्रेंथ एंड फिटनेस बनी रहे, हम्म। अपार्ट फ्रॉम रनिंग ऑल्सो। कि ओके। सिर्फ रनिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ में आपको क्या करना चाहिए फ्रॉम ए स्ट्रेंथ एंड फिटनेस परस्पेक्टिव, सो सर, दैट यू कैन कंटिन्यू रनिंग। ये मोस्टली रनिंग के टाइम पे जैसे इंजरी हो जाती है, इंजरी होती है, बर्नआउट्स हो जाते हैं, तो उन कंडीशंस में किस तरीके को अपने आप को माइंड प्रिपेयर करना चाहिए? मोस्टली मैंने देखा है रनर्स को इंजरीज हो जाती हैं। हाँ देखो, इंजरी इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ रनिंग हम्म। ऑब्वियसली। व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ट्राई टू मिनिमाइज देम बाय डूइंग प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हम्म। प्रॉपर रिकवरी। आप टू मच, आपको ये देखना है कि आप टू मच रनिंग तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप टू मच रनिंग कर रहे हैं तो यू हैव टू स्लो डाउन हम्म। एंड एवेल्युएट कि आप क्या कर रहे हैं, और आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फिगर इनकॉर्पोरेट करना करना चाहिए। पड़ेगा आपके रूटीन में, सो दैट योर बॉडी गेट्स मोर स्ट्रेंथ। आपका कोर स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए, तभी आप रनिंग कंटिन्यू कर पाओगे। सर, जो न्यू बिगनर्स हैं रनिंग में, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, और क्या मिस्टेक्स हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए? डोंट ओवर डू इट, हम्म। start slow, follow a follow a plan which can actually make you successful, meaning slow and steady always wins the race in this particular scenario, because this is a long journey. Marathon is a long journey, right? Long distance running is a long journey, which means that you have to go slow and steady. ओके। कछुए की तरह जाइए, लेकिन जाइए ज़रूर। खरगोश ठीक की तरह भागना नहीं है, है। नहीं तो आप इंजर्ड हो जाएंगे, फिर आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। ओके। सर, जैसे आपका भी एक चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल, आप उसके बारे में बताना चाहेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन हाँ श्योर। जो हमारे? सो मेरा इंस्टाग्राम चैनल मेरे नाम से ही है, pradeep.biswas.10। हम्म। सो बेसिकली यू कैन फॉलो मी देयर। आई एम नॉट a regular post person per se, but whenever I have some information about either nutrition, food, or about running, I post there, so viewers can follow me. ओके, थैंक यू सो मच प्रदीप सर। आप हमारे चैनल पर आए, अपनी इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करी। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much for having me. वेलकम।